यूट्यूब चैनल एंड FR टू सक्सेस पर स्वागत है। आज करंट अफेयर करेंगे जो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिन्हें ये क्वेश्चन याद है वो रिवीजन कर लें, जिन्हें नहीं याद है वो आज ही मेरे साथ याद कर लें। ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसे वीडियो देखते देखते ही याद कर लेना है। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। सक्सेस पर स्वागत है। आज करंट अफेयर्स करेंगे जो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिन्हें ये क्वेश्चन याद है वो रिवीजन कर लें, जिन्हें नहीं याद है वो आज ही मेरे साथ याद कर लें, मतलब अभी याद कर लें। ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसे वीडियो देखते ही देखते याद करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 ये 11वां संस्करण है, ठीक है। ये 11वां संस्करण है। 113 देश इसमें शामिल हैं। लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट द्वारा डिज़ाइन एवं निर्मित किया गया है। देखिए ये ध्यान रखिएगा कि इसका डिज़ाइन और निर्माण लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट द्वारा किया गया है, लेकिन इसको जारी किसने किया है? कार्टेवा एग्री साइंस द्वारा इसको जारी किया गया है। तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये सारे प्रश्नों का उत्तर आप बहुत आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। बस थोड़ा थोड़ा बातों पर ध्यान रखना है। देखिए ये जो जारी किया गया है ये 4 प्रमुख स्तंभों के आधार पर जारी किया गया है। ये 4 प्रमुख स्तंभ कौन से हैं? पहला है खाद्य सामर्थ्य, ठीक है। दूसरा है खाद्य उपलब्धता। तीसरा है गुणवत्ता एवं सुरक्षा। तीसरा है स्थिरता एवं अनुकूलन। अब देखिए इसमें जो रैंकिंग प्रदान की गई है तो शीर्ष 3 देश जो आपको याद करने हैं वो हैं फिनलैंड, आयरलैंड, नॉर्वे, ठीक है। तो आपको ये 3 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लीजिएगा। मैंने 5 रखे हैं, कभी कभी पूछ लेगा चौथा या 5वां, तो फिर इसलिए लिख रखा है मैंने। तो आप जो है 3 तो ज़रूर याद कर लीजिएगा, फिनलैंड, आयरलैंड, नॉर्वे, फ्रांस, नीदरलैंड्स, ये चौथा और 5वां देश है, ठीक है। और अगर न्यूनतम की बात करें मतलब 113वां जो स्थान प्राप्त हुआ है वो सीरिया को प्राप्त हुआ है, ठीक है। बाकी आप हैती, यमन, सिएरा लियोन, मेडागास्कर एवं बुरुंडी अगर आपको याद रहे तो आप याद रख लीजिएगा, और ना याद रहे तो कोई बात नहीं। सीरिया तो जरूर ही याद रखिएगा, 113 रैंकिंग उसको मिली है, ठीक है। भारत की स्थिति की बात करें तो भारत वर्ष 2022 में 68वां स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। याद रखिएगा 68, और इसका स्कोर है 58.9। स्कोर याद रखना बहुत ज़रूरी है। 68 तो सभी लोग याद रख लेंगे, मगर ये समग्र स्कोर भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। बस 10 कम कर दीजिएगा, 58.9 हो जाएगा, ठीक है। वर्ष 2021 की बात करें तो 71वां स्थान प्राप्त हुआ था, मतलब ये अपनी रैंकिंग को सुधार रहा है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे तो अच्छा ही रहेगा। खाद्य उपलब्धता स्तंभ में भारत का स्कोर 62.9 है। आप समझ रहे हैं, मतलब यहाँ पर भारत ने सबसे अच्छा किया है, ठीक है। तो यह सर्वाधिक है ना, मतलब खाद्य उपलब्धता स्तंभ में भारत का स्कोर सर्वाधिक है। अब हम बात करते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 कौन सा संस्करण जारी किया गया? 15वां। कौन सा संस्करण जारी किया गया है? 15वां संस्करण जारी किया गया है, ठीक है। अब इसमें क्या देखना है कि 132 देशों की अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार प्रदर्शन को मापकर इन्हें रैंकिंग प्रदान की गई है, मतलब कि किस अर्थव्यवस्था में कितना नवाचार होता है, कितना इनोवेशन होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में इनोवेशन पे केवल 0.67% खर्च होता है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत कितना खर्च करता है। लेकिन जो बड़े देश हैं, जो विकसित हैं देश हैं, डेवलप देश हैं, वो भी बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं, है ना। लेकिन फिर भी उनके मुकाबले में भारत की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है। तो देखिए फिर इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है विपो, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। विपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वैसे ये तो पूछेगा नहीं इस तरह से, बस विश्व बौद्धिक संपदा संगठन तो आपको याद ही रखना है। ये किसके सहयोग से जारी किया गया है? द पोर्टुलस इंस्टीट्यूट की भागीदारी से, ठीक है। अब इसमें जो है आपको याद रखना है शीर्षक इसका बहुत ज़रूरी है। क्या है शीर्षक इसका? नवाचार संचालित समृद्धि का भविष्य क्या है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, और याद ही नहीं रखना है, बहुत अच्छे से याद करना है। जितना अच्छे से आप याद कर सकते हैं याद करिए, और जितना अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं रिवीजन करिए, ठीक है। एक बार पूरा वीडियो अच्छे से देख लीजिए, फिर
दोबारा देख के इसको रिवीजन करिए, बिल्कुल माइंड में फीड कर लीजिए, ठीक है। और एक बार और देख लेंगे, मतलब तीसरी बार देख लेंगे तो ये तो सब अच्छे से आपको याद हो ही जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है कि ये सब आपको याद कर लेना है। तो शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं कौन कौन सी है, देखिए स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है, ठीक है। इसका स्कोर कितना है 64.6। और सबसे बड़ी बात कि ये 12वें वर्ष लगातार, ठीक है, शीर्ष पर है, ठीक है। मतलब ये 12 वर्ष से लगातार शीर्ष पर बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए सेकेंड पोजीशन किसका है, संयुक्त राज्य अमेरिका का है, 61.8 स्कोर प्राप्त किया है। फिर स्वीडन 61.6, यूनाइटेड किंगडम 59.7, नीदरलैंड्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख लीजिए। लेकिन आप शुरुआत के जो ये 3 है ना, शुरुआत के जो 3 हैं ये आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर याद रख लीजिएगा। अगर हम भारत की स्थिति की बात करें तो भारत को क्या रैंकिंग मिली है, वर्ष 2022 में भारत 40वें स्थान पे है, ठीक है। और इसका स्कोर जो है 36.6 है। वर्ष 2021 में 46वें स्थान पर है। तो देख रहे हैं यहाँ पर भी भारत ने बहुत इम्प्रूवमेंट किया है, ठीक है। और भारत को जो शामिल किया गया है वो निम्न मध्यम आय वाले समूह में शामिल किया गया है। भारत को निम्न मध्यम आय वाले समूह में शामिल किया गया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा, ये जो वर्ष 2022 में टोक्यो योकोहामा, ये है जापान का एक शहर, ये विश्व का शीर्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हब है, ठीक है। क्या है ये, विश्व का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हब है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए भारत के भी 4 शहर शामिल हैं शीर्ष 100 में यहाँ पर, ठीक है। ये हैं आपके बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ये 4 शहर आपको याद रखने हैं। किसमें, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर में। और यही बात हम अगर कहें कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी हब में जो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है वो जापान का योकोहामा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, जापान का योकोहामा जो है विज्ञान एवं क्लस्टर में पहले स्थान पर है, ठीक है। आई होप कि मेरे साथ ही आप लोग याद करते चल रहे होंगे, है ना। बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चंस को हमको याद ही रहे, भूलना नहीं चाहिए, पेपर में अच्छे से करना है। इस बार तो ब्रेक निकलना ही चाहिए हर हाल में, ठीक है। टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग, इसे किसने जारी किया है, ये ब्रिटिश पत्रिका है टाइम्स हायर एजुकेशन, ठीक है, इसको जारी किया गया है। 5 क्षेत्रों में 13 प्रदर्शन संकेतकों पर आधारित है ये। 104 देशों एवं क्षेत्रों के 1799 विश्वविद्यालयों को रैंक प्रदान की गई है। देखिए टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग्स है, इसका 19वां संस्करण है, ये सबसे बड़ा संस्करण है क्योंकि इसमें मतलब 1799 विश्वविद्यालयों को रैंक प्रदान की गई है, इस लिहाज से ये बहुत बड़ा है, ठीक है। अब इसमें देखिए सर्वाधिक किस देश के विश्वविद्यालय शामिल थे, तो 177 हैं सर्वाधिक, वो भी है अब यूएसए का, ठीक है। और दूसरे नंबर पे है 103 यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम के 103 विश्वविद्यालय शामिल है। चाइना से 95 विश्वविद्यालय शामिल है और भारत से 75 विश्वविद्यालय शामिल है, ठीक है। इतना तो नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी एक बार सुनने में क्या जाता है वीडियो, है ना, थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। अगर ज़्यादा टफ बना क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ जाए तो करने में भी आसानी रहेगी, और पता भी होगा तो अच्छी बात है ना। कभी कोई ऐसा मेंस में क्वेश्चन आ गया तो वहाँ भी हम ये सब लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, जो फर्स्ट रैंकिंग मिली है इसमें किसको मिली है, ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है यूनाइटेड किंगडम का, और ये भी देखिए लगातार 7वीं बार इसको पहली रैंक प्राप्त हुई है। पिछली बार भी मतलब लगातार 7वीं बार है ये इसका, ठीक है। अब अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया का सर्वश्रेष्ठ जो विश्वविद्यालय है वो सिंघुआ विश्वविद्यालय है जो चीन में है, इसको 16वीं रैंक मिली है, ठीक है। और भारत की बात करें तो शीर्ष 200 में कोई भी भारतीय विश्वविद्यालय शामिल नहीं है, मतलब टॉप 200 में कोई भी भारतीय विश्वविद्यालय नहीं है। अगर हम 300 में बात करें तो केवल एक भारतीय विश्वविद्यालय है, वो भी है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर, ठीक है, बस यही है और कोई भी नहीं शामिल हुआ है, ठीक। अब हम देखें क्यूएस एशिया रैंकिंग्स, क्यूएस एशिया रैंकिंग्स की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो है क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 का 15वां संस्करण था। ये भी ब्रिटिश कंपनी है क्यूएस, ठीक है, क्वेरली साइमंड्स द्वारा जारी किया गया।
760 संस्थानों को इसमें शामिल किया गया है और सर्वाधिक जो विश्वविद्यालय हैं वो चीन से ही 125 हैं और भारत के 118 देश शामिल है, तो दूसरे नंबर पे, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। और इसमें देखिए रैंकिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है रैंकिंग मिली है, पहली फर्स्ट रैंकिंग है चीन का एक विश्वविद्यालय है पेकिंग विश्वविद्यालय, इसको देखिए 100 स्कोर मिला हुआ है। फिर दूसरे नंबर की बात करें तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है, 97.4 स्कोर मिला है। और तीसरे नंबर की बात करें तो ये सिंघुआ विश्वविद्यालय चीन है, जिसको 97.3 स्कोर प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब भारत के हम देख लें विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं और कौन कौन से इनको रैंकिंग मिली है, जो कि महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर पे है आईआईटी बॉम्बे, ठीक है। आईआईटी बॉम्बे फर्स्ट नंबर पे है, जो कि महाराष्ट्र में है। इसको जो स्कोर मिला है वो 68.7 और रैंकिंग है 40। तो ये भारत में पहला है, लेकिन ऑल ओवर पूरे एशिया की बात करें तो 40वीं रैंकिंग है। ऐसे ही देखिए आईआईटी दिल्ली है 64.9, समग्र रैंकिंग 46 है। आईआईएससी बेंगलोर कर्नाटक, इसकी जो है स्कोर है 59.9 और इसका जो है 52 मिला हुआ है इसको। आईआईटी मद्रास तमिलनाडु की बात करें तो 59 स्कोर है, 53वें नंबर पे है, ये पोजीशन पे है। आईआईटी खड़गपुर की बात करें तो 55 स्कोर है और 61 इसकी रैंकिंग है, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं आईआईटी कानपुर की। आईआईटी कानपुर यूपी का स्कोर है 52.4, इसको 66वें रैंक मिली है। दिल्ली विश्वविद्यालय, ठीक है, दिल्ली विश्वविद्यालय को 85वीं रैंक मिली है, स्कोर इसका 47.1 है, ठीक है। तो इसे जो है आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। वैसे अपने भारत का है तो इम्पोर्टेंट ही है और आपको ये 6 को 6 पता ही होना चाहिए। अब बात करते हैं वैश्विक भूख सूचकांक 2022, इसका ये 17वां संस्करण है। वैश्विक भूख सूचकांक 2022 का ये याद रखिएगा कि 17वां संस्करण है। इसे किसने जारी किया? वर्ल्ड हंगर हेल्प, ठीक है। 2 संस्थाएं हैं, एक है वर्ल्ड हंगर हेल्प, दूसरी है कंसर्न वर्ल्ड वाइड। इन दोनों ने मिलकर प्रकाशित किया है, ठीक है। अच्छा, इसको जो है 2006 से इफ्प्री द्वारा जारी किया जा रहा था। इफ्प्री IFPRI इसके द्वारा जारी किया जा रहा था, ठीक है। तो इफ्प्री हम आगे बता देंगे क्या है, ठीक है। ये दोनों मिलकर ही जारी करते हैं, ठीक है। तो 4 संकेतक है इसके, कौन कौन से हैं संकेतक? 4, देखिए 4। एक तो है अल्पपोषण, ठीक है। दूसरा है बाल दुबलापन, फिर बाल ठीकनापन, बाल मृत्यु दर। ये 4 हैं, 4 संकेतक है। ये चारों संकेतक आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। मतलब जिसका 0 स्कोर है वो सबसे अच्छा है और जिसका 100 स्कोर है वो सबसे खराब है, मतलब वहाँ पे स्थिति बहुत खराब है, ठीक है। इसका विषय क्या है? खाद्य प्रणालियाँ, रूपांतरण एवं स्थानीय प्रशासन, इसका विषय है, ठीक है। अब देखिए इसमें 17 ऐसे देश शामिल हैं जिनका GHI स्कोर 5 से कम है, ठीक है। तो इन 17 देशों को क्या किया गया है, कोई व्यक्तिगत रैंकिंग नहीं दी गई कि पहले नंबर पे तुम हो, दूसरे नंबर पे तुम हो, मतलब पहले नंबर पे नॉर्वे है, दूसरे नंबर पे डेनमार्क है, इस तरह का कोई रैंकिंग नहीं दिया गया है। इन्हें एक समूह में रखा गया है, 117, ठीक है। 117 रैंक तक सूचीबद्ध किया गया है। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि चीन की जो रैंकिंग है ना वो 117 चीन की रैंकिंग 1 से 17 के समूह में है। इसका GHI स्कोर 5 से कम है, ठीक है ना इम्पोर्टेंट कि इसका GHI स्कोर 5 से कम है, मतलब यहाँ पे भुखमरी बिल्कुल नहीं है, मान लीजिए, ठीक है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत का तो सभी को पता होगा कि 107 है और 121 देशों में, ठीक। यमन 121वें स्थान पर है। भारत का स्कोर 29.1 है, स्कोर भी याद रखिएगा, मतलब भुखमरी की गंभीर स्थिति भारत में है, ठीक है। अब यहाँ से शुरू होता है इसका इम्पॉर्टेंट फैक्ट शुरू होता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। जो पीछे भी बताया तो सबको याद होगा, लेकिन इसमें जो ये सब है ना ये बहुत 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 महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत डिटेल में है और इसको याद करना
थोड़ा सा कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, याद किया जा सकता है। बस 2-3 बार अच्छे से वीडियो को सुनिएगा, और फिर भी नहीं अगर याद होता है तो कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। कोस्टा रिका एवं यूएई का GHI स्कोर 5.3 है। अभी मैंने बताया ना कि जिसका GHI स्कोर 5 से कम है उसे 1 से 17 का एक समूह बनाया गया, उसमें रखा गया है, और जिनका 5 से ज़्यादा है उनको फिर रैंकिंग दी गई है। तो 5.3 स्कोर है किसका, कोस्टा रिका और यूएई का, उन्हें दिया गया है 18 रैंकिंग, ठीक है। तो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ये, ठीक है। तो मैंने GHI हर जगह लिखा हुआ है, तो इसे आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स ही समझिएगा, ठीक है। विश्व में दक्षिण एशिया, जो कि दक्षिण एशिया में भारत भी आता है, जिसकी जो GHI स्कोर है 27.4, ये भुखमरी का स्तर यहाँ पर सर्वाधिक है, ठीक है, मतलब भुखमरी ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। अगर हम इसके बाद की बात करें तो इसके बाद जो आता है वो साउथ अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा, ठीक है। इसके बाद अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा, GHI स्कोर है 27, ठीक है, इसका स्थान है। देखिए अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा कौन से देश होते हैं, जो सहारा वाला जो डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट है, उसके जो नीचे जो देश हैं उनको बोलते हैं। जैसे उसमें आ गया आपका कॉन्गो है, लोकतांत्रिक गणराज्य है, मध्य अफ्रीकी देश है, तो वो सब जो कंट्रीज़ हैं वो उसमें आते हैं, ठीक है। सोमालिया भी है उसमें, नाइजीरिया है, नामीबिया है, केन्या है, इथियोपिया है, दक्षिणी सूडान है, बहुत सारे देश हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए, ये तो फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको तो आप याद ही रखिएगा। सोमालिया, सोमालिया को तो भूलना ही नहीं है। सोमालिया जो है वैश्विक स्तर पर भुखमरी की चरम भयावह स्थिति में है, ठीक है। इसका GHI स्कोर है 50.8, ठीक। अब यहाँ से देख लीजिए, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, ये अफ्रीका ही देश का है, चाड है, कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य, मेडागास्कर, यमन, ये भुखमरी की भयावह स्थिति का सामना कर रहे हैं। यमन अफ्रीका में नहीं है, यमन आपका उधर है जहाँ सऊदी अरब है, ईरान है, उसी के नीचे, ठीक है, यमन। राजधानी सना, याद रखना है आप लोगों को, राजधानी भी पता होनी चाहिए। ये सब छोटी छोटी सी बातें हैं, बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। किसी दिन देखिए मैप में ही हम आप लोगों को बता देंगे बहुत अच्छे से, ताकि आप लोगों को इस छोटी छोटी सी चीज़ें के लिए परेशान ना होना पड़े और आप लोग को याद भी रहे, ठीक है। तो किसी दिन हमें मैप अच्छा सा मिल जाएगा जो मुझे मेरे फ़ोन में अच्छे से दिख सके, तो हम ये भी करा देंगे, ठीक है। बुरुंडी, सोमालिया, दक्षिण सूडान तथा सीरिया अनंतिम रूप से भुखमरी की भयावह स्थिति में वर्गीकृत किया गया है। अल्प पोषण की दर सर्वाधिक 52.2% मध्य अफ्रीकी गणराज्य में है, ठीक है। अब देखिए ठिगनापन, ठिगनापन की बात करें तो जो नाटे रह जाते हैं 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में यमन में सर्वाधिक है, 55.5%। मतलब यमन में जो बच्चे हैं वो ठिगनेपन के शिकार हैं, 55.5% है वहाँ पर, ठीक है। दुबलापन की बात करें तो सर्वाधिक कहाँ पे, अपने भारत में है दुबलापन में, 19.3% है यहाँ पे। ये जितनी जो ये रैंकिंग की गई है ना, ये उन बच्चों पे की गई है जो 5 वर्ष से कम के हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अगर थोड़ा सा वहाँ पे दिमाग, मान लीजिए क्वेश्चन नहीं भी समझ में आ रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, थोड़ा सा ध्यान देने पे चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। अब देखिए 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर सर्वाधिक सोमालिया में है, ये भी याद रखिएगा। सोमालिया के 2 हो गए ना, ये मैंने लिख लिया था कि कैसे ये लोग मापते हैं, ठीक है, बता दे रहे हैं। याद करने की मुझसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पेपर में आएगा भी नहीं, ठीक है, पर दिमाग है, कॉन्सेप्ट रहेगा तो अच्छी बात है। देखिए जिसका स्कोर 9.9 या उससे कम है ना, तो उसकी स्थिति निम्न है, ठीक। देखिए जिसका स्कोर 5 से कम है, जिसका GHI 5 से कम है, वो देश ठीक स्थिति में है, ठीक है। जिसका उससे ज़्यादा है वो थोड़ा ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिख रहा है, 9 से 9 या उससे कम, तो उसकी स्थिति निम्न है। जिसका स्कोर 10 से 19.9 है वो मध्यम स्थिति में है। जिसका स्कोर 20 से 34.9 है वो गंभीर स्थिति में है। जिसका स्कोर 35 से 49.9 स्कोर है वो भयावह स्थिति में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। देखिए मैंने शुरुआत में बताया था इफ्प्री के बारे में, ठीक है। तो ये इफ्प्री क्या है ये देख लीजिए। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान। 2006 से ये जारी कर रही थी संस्था, लेकिन है ना GHI स्कोर, लेकिन अब जो है 2018 से ये अलग हो गई है। तो वो वेल्थ हंगर हेल्प और जो है कंसर्न वर्ल्ड वाइड जारी करती है, ठीक है।
ये जो है ये 2 संस्थाएं हैं जो जारी करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 की। ये 18वां संस्करण था। इसे जो है कौन जारी किया है? इसे 3 संस्थाओं ने मिलकर जारी किया है। वो 3 संस्थाएं कौन सी हैं? जर्मन वॉच है, ठीक है, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क CAN और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये मैंने इंस्टीट्यूट यहाँ लिख दिया, कट गया था तो, ठीक है, के द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और देख लीजिए आप लोग, थोड़ा सा और देख लेंगे तो ठीक रहेगा। ऊपर आते हैं, थोड़ा सा मैंने लिख रखा है, इसको भी देख लीजिए। इस सूचकांक का प्रकाशन वार्षिक रूप से 2005 से किया जा रहा है, ठीक है। इस सूचकांक के तहत 59 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण में प्रदर्शन का मूल्यांकन एवं तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। 4 श्रेणियों में विभक्त है ये और 14 संकेतकों में देशों के समग्र प्रदर्शन के आधार पर जारी किया जाता है। 4 श्रेणियां कौन सी है ये आपको याद रखना है, ठीक है। कौन कौन सी है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ठीक है, इसमें क्या है, कुल स्कोर का 40% इसको वेटेज दिया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा को कुल स्कोर का 20%, ऊर्जा उपयोग को कुल स्कोर का 20%, जलवायु नीति को कुल स्कोर का 20%, ठीक है। ये है जलवायु परिवर्तन। ये मैंने पहले बताया किससे जारी किया है। अब देखिए, शीर्ष 3 स्थानों में किसी भी देश को स्थान नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया है? कि जो 2015 में पेरिस समझौता हुआ था उसमें कहा गया था कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए सभी देश उपाय करें, बट कोई भी देश उपाय करने में सक्षम नहीं हो पाया है। मतलब जिस तरह का वहाँ पे मैंडेशन जारी किया गया था, बोला गया था कि ये उपाय करने हैं, कोई भी देश उपाय करने में सक्षम नहीं हुआ है, इसलिए पहले 3 जो जगह है वो खाली है, ठीक है। तो चौथा नंबर जो मिला है वो डेनमार्क को मिला है। स्कोर देखिए 79.61। स्वीडन की बात करें तो 5वां स्थान 73.28। चिली की बात करें तो 6ठे नंबर पे है, 69.54 इसका स्कोर है। मोरक्को की बात करें तो 67.44 है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत का 67.33 है, 35 है, ठीक है। अगर हम भारत की बात करें तो 67.35 है और वर्ष भारत 2022 में 10वें स्थान पर था। ये भी आपको याद ही रखना है कि अब की बार भारत 8वें स्थान पर है, पिछली बार कि 10वें स्थान पर था। यहाँ पर भी भारत ने अच्छा काम किया है, मतलब अच्छा स्कोर किया है। लेकिन याद ये इसलिए रखना है क्योंकि कभी कभी क्या होता है, पिछला ही डेटा पूछ देता है, ठीक है, और फिर गलत हो जाता है, तो इसलिए याद रखना ये बहुत ज़रूरी है। चलिए देखिए, गैस ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 29.9 इसको जो है वो मिला है, स्कोर है इसका, रैंक उसकी 9 है और उच्च रेटिंग इसको उच्च मिला है। नवीकरणीय ऊर्जा अपने आप अच्छा काम हो रहा है, 7.77 स्कोर है, 24 रैंक दी गई है, मध्यम है, ठीक है। ऊर्जा आयोग की बात करें, ऊर्जा उपयोग की बात करें तो 16 अगर ऊर्जा उपयोग की बात करें तो 16.03 रैंक मिला है 9 और ये उच्च, समग्र रेटिंग इसकी उच्च है। जलवायु नीति की बात करें तो 13.85 स्कोर है, रैंक इसकी 8 है और मध्य स्थान इसको मिला है मध्य, ठीक है। तो आज बस इतना ही, ठीक है, इतना हम लोगों ने कर लिया। अभी इसमें काफ़ी क्वेश्चन हैं इसके जो आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों को याद ही होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था तो मैंने सोचा कि इसको करा देते हैं और इसमें से मुझे विश्वास है कि एक क्वेश्चन तो ज़रूर ही आना चाहिए। अभी हम इसी से रिलेटेड और भी टॉपिक हैं, रैंकिंग ही है तो मैं उसे भी हम करा देंगे। बस आप लोगों को पसंद आना चाहिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो मेरा चैनल तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो है आप मैं वीडियो जब भी बनाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। तो चलिए आज के लिए ही हम इतना ही रखते हैं, ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आप ये मेरे साथ ही याद कर लिए होंगे, सब आपको अच्छे से याद हो गया होगा। और अगर नहीं भी याद है, नहीं याद हुआ है तो कोई बात नहीं है, इसको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, मगर याद कर लीजिए। आज ही याद करना है, ये मैंने बोला हुआ है कि आज ही याद करना है, इसे कल पे नहीं डालना है कि कल देख लेंगे, कल कर लेंगे, ठीक है। तो आज ही याद कर लीजिए तो बेस्ट रहेगा, पेपर में अच्छे से तैयारी रहेगी। और ऐसा मतलब कहा जाता है कि सुनने से और देखने से जल्दी याद होता है बजाय याद करने के, ठीक है। जैसे हम लोग किताबों से पढ़ के याद करते हैं तो उससे याद देर से होता है, जबकि सुनने से और देखने से जल्दी याद होता है। तो इसको आप देख के अगर याद करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।